तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इंतज़ाम था और वहाँ से फिर पटना दिल्ली लाया गया और दिल्ली से पटना और पटना से हम फिर डायरेक्ट टैक्सी करके वहाँ से लाए और बहुत खुशी महसूस हो रही है और साथ साथ बहुत चिंता है कि हमारे हिंदुस्तानी जो हमारे मुस्तकबिल हैं, हमारे सपूत हैं, वो सब लोग सुरक्षित आ जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। युद्ध का मैदान था, उसमें बच्चे किसी तरह निकल के बॉर्डर टपा, इसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने सुरक्षित घर पहुंचा दिया और इंडिया का जो भी बच्चा है, दुनिया का जो भी बच्चा है, सुरक्षित अपने माँ बाप तक पहुंच जाए, यही मेरा शुभकामना है। बहुत बड़ी खुशी हुई हमको कि मोदी सरकार हमारे बच्चे को पहुंचा दिए घर तक। बहुत खुशी हमको है इस बात की। जो MSc है, फॉरेन मिनिस्टर, जो हमारे बच्चे को सही सलामत मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो हमारे बच्चे को यूक्रेन तक पहुंचाने में मदद किया, उसका नाम था डॉक्टर कैलाश, जो जयपुर के रहने वाले थे। उन्होंने हम लोगों के हमारे बच्चे के साथ जो मतलब वो बातचीत करते रहते थे, सुख दुख बतियाते थे। उनका एक ये है सनराइट हेल्प लाइन है, वो उसी में वो अपना ये करते थे और उसी मेरे बच्चे से ही राब्ता हुआ और उस राब्ता के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन बच्चे को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए भेज दिया और उसका दायित्व बना कि हम लोग उसको कहा, हमारे मीडिया को मीडिया को भी कहा, मीडिया जो कर्मी हैं उनसे भी मैं अपना दुखनामा का भारत सरकार, बिहार सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे भी अपना दुखनामा का, हमारे लोकल जो प्रशासन है उनसे भी दुखनामा का, उन्होंने आए मेरे पास और सभी का हम आभार व्यक्त करता हूँ। हमको बेहद खुशी हुआ कि मेरा बच्चा सही सलामत मेरे गांव पहुंच गए और इसमें हमसे बिहार सरकार और केंद्र सरकार सभी का आभारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BD न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पूरी दुनिया अचंभित रह गई है रूस के आक्रमण को देख करके और रूस जो यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है और वहां जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, इसको लेकर के भारतीय एम्बेसी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास के तहत जो छात्र बेगूसराय में पहुंचे हैं, हम उन्हीं छात्रों में से एक बड़ी बलिया क्षेत्र के मोहम्मद मुदस्सिर से बात कर रहे हैं। वो आए हैं, पहुंचे हैं भारत और अपने घर तक आ चुके हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, दिल थाम करके देखिएगा, क्योंकि ये वो दर्द है जो युद्ध क्षेत्र में अमूमन होता ही है। इंडियन एम्बेसी के लिए उन्होंने कहा कि बॉर्डर के बाद इंडियन एम्बेसी सक्रिय है, लेकिन बॉर्डर के बाद जहां युद्ध क्षेत्र है, जो रण क्षेत्र है, उस रण क्षेत्र में छात्र के लिए कितनी परेशानी का सबब बन चुका है, वो सारी चीजों का जिक्र सैयद मुदस्सिर के द्वारा किया गया है। आप वो भी चीज देखेंगे, साथ ही ये भी जिसे लोग अफवाह कह रहे थे कि तिरंगे झंडे को लेकर के अगर यूक्रेन में कोई घूम रहा है तो उसकी हत्या नहीं हो सकती है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसका भी जिक्र मुदस्सिर ने किया है। मैं उनके तमाम लोगों से भी मिलवाऊंगा, मुदस्सिर के साथ साथ उनके परिजनों से भी मुलाकात कराऊंगा, उनके समाज के लोगों से भी मुलाकात करवाऊंगा और क्या कुछ कहा है, इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जरा देखिए कि क्या कुछ कहा है छात्र मुदस्सिर। वहाँ के हालात कहाँ से बताऊँ, ये बताना थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि जहाँ सिर्फ खार्किव की ही बात कर ले तो वहाँ करीब 8,000 इंडियंस तो होंगे ही जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी। और एम्बेसी वालों ने जब एडवाइजरी डाली थी कि यूक्रेन खाली करना है आप लोग, क्योंकि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है, तो उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि जो इसेंशियल स्टूडेंट है वो रुक सकते हैं। हम लोग तो इसेंशियल्स थे, हम लोगों की डिग्री होने वाली थी 2 महीने में,
तो इस कारण हम लोगों ने सोचा नहीं, चलो ये लोगों का हमेशा चलता ही रहता है। पिछले 4 सालों में ऐसे माहौल कई बार बनी, हम लोगों ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब एम्बेसी वालों ने एडवाइजरी दी, जो टिकट की प्राइसेस पहले मतलब 18 से 25 हज़ार थी, एडवाइजरी देने के बाद वो 75,000 चली गई। तो ये मतलब आप एडवाइजरी तो दे देते हैं कि निकल जाना है, पर उस वहाँ से निकलने के लिए आपको रास्ता आसान बनाने की जगह आप लोग उसको मुश्किल बना देते, तो लोग निकले कैसे? जब ये सिचुएशन इतनी वॉर वाली हो रही थी, इतने गंदे हालात थे, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं था, पानी नहीं थी, सारी चीज़ अगर किसी चीज़ को मिल रहा था, किसी को मिल भी पा रहा था तो जिसके पास पैसे हैं वो किसी तरह से अरेंज कर पा रहा था। बहुत मुश्किल हालात थे, 1 लीटर पानी लेना भी मुमकिन नहीं था। फिर आप जब कहते हैं कि एम्बेसी वालों ने पूरा कोशिश कर रहा, मदद करने की कोशिश की, लेकिन जो अंदर फंसे हैं, जो यूक्रेन के अंदर है, स्पेशली ईस्टर्न साइड, उन लोगों के लिए तो एम्बेसी वालों ने कुछ भी नहीं किया। दरअसल वहाँ से निकलना सबसे बड़ी बात थी। आप बॉर्डर क्रॉस कर लेने के बाद अगर आप हेल्प दे रहे हैं, ओके, नो डाउट, बहुत अच्छा था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सारी फैसिलिटीज़ मिली हमें, लेकिन जो बॉर्डर से पहले मेन जंग तो बॉर्डर के इस साइड हो रही है, स्पेशली ईस्टर्न साइड। वहाँ पे हमारे लिए या किसी के लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए एक ज़रा मदद नहीं है, एक ज़रा नहीं किसी की तरफ से। जो निकल रहे हैं अपने जान पे खेल के, अपने आप को जोखिम में डाल के, खुद की रिस्क पे। और स्पेशली बगल में बात करें, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ सूमी में स्पेशली समहाउ 500 अराउंड होंगे वहाँ पे। उनको खाने के लिए, खाने की तो दूर की बात करें, पानी नहीं है तो बर्फ़ पिघला पिघला के वो लोग पानी पी रहे। क्या ये चीज़ मीडिया दिखाएगी? नहीं दिखाती। क्या लगता है कि वहाँ अभी भी कितने छात्र फंसे होंगे? अभी भी अभी तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है, क्योंकि खारकिव में तो नहीं है कोई, खारकिव में निकल चुके जितने भी थे। ये सबसे ज़्यादा मास थी फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में खारकिव काफ़ी आगे थी, तो वहाँ पे फॉरेनर्स का आना जाना लगा ये होता था, स्पेशली इंडियंस वहाँ बहुत थे। मुदस्सिर, आप खारकिव में थे और खारकिव के विषय में हमेशा मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त बमबारी हुई है और खारकिव में कुछ बचा नहीं। आप लोग कैसे बच रहे थे वहाँ? क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटीज़ पे अभी तक खुल के अटैक नहीं किया था, और जहाँ पे फॉरेनर्स है वहाँ पे अटैक करने के लिए वो सोच रहा था, पर सिविलियंस पे जहाँ भी मौका मिल रहा था, सिविलियंस हो या कोई भी हो, सिविलियंस बुरी तरह से मारे जा रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी जा रही थी, उनके घरों पे सेल्स गिराए जा रहे थे, वैक्यूम बॉम्ब भी गिराया, स्पेशली हम लोगों के फ्रीडम स्क्वायर पे, जहाँ पे एक इंडियन की मौत हो गई थी। तो कहीं पे भी जाना रिस्की था, बाहर तो निकलने की सवाल ही पैदा नहीं होती, आप चाहे फॉरेनर्स हो या सिविलियंस हो, लोकल सिविलियंस। आप लोग खाते पीते वहाँ पे कैसे थे फिर? जो समस्याएं तो थी खाने वो यूनिवर्सिटी वालों ने प्रोवाइड कर रखा था किसी तरह से, और जो फूड स्टॉक थी हमारे पास पहले से ही, क्योंकि हम तो ग्रोसरीज लाते तो फूड स्टॉक में रखते ही है पहले, तो वो वही मिला के हम लोग किसी तरह से चलाए। और फिर 1 दिन 2 दिन मौका भी मिला था बीच में, बाहर से फूड्स लेके आए स्टॉक्स। तो वॉर में तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर 5 रुपए की है तो वो 50 रुपए की हो जाती है। एक चीज़ बड़ी जोर शोर से दिखाया जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन फ्लैग को लेकर के, कि इस वार में भारत का झंडा लेकर के जो लोग निकलता था वो लोग सुरक्षित रहते थे, कुछ ऐसा है क्या? ये सही बात है, क्योंकि वो क्यों आप पे अटैक करेंगे, उनसे आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी है। और दूसरी बात रही बात ये, इंडियन फ्लैग ने तो हेल्प किया, पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था यूक्रेन के अंदर, इसका जवाब कोई दे सकता है क्या? इंडियन गवर्नमेंट क्या किया ये तो आप बता सकते हैं, आप तो वहाँ से हालात को देख करके आए हैं। जो भी इंटरनल चल रहा था यूक्रेन के अंदर, स्पेशली जो वेस्टर्न साइड है, उनको तो किसी तरह की परेशानी नहीं थी। कुछ लोग तो मैं जानता हूँ कि 100 किलोमीटर पैदल चल के, वेस्टर्न साइड वाले की ही बात कर रहा हूँ, अभी ईस्टर्न छोड़ दीजिए, ईस्टर्न तो कुछ नहीं हुआ वहाँ तो। जो वेस्टर्न साइड है वो लोग 100 किलोमीटर पैदल चल के गए इतनी ठंड में। उनमें से मैं जानता हूँ कुछ अफ्रीकन्स थे, उनमें से एक लड़का था जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर था,
वो 100 किलोमीटर चल के गया, वो हाइपोथर्मिया के कारण उसकी डेथ हो गई। वहाँ पे आप कैसे निकल पाए वहाँ से? आपसे एम्बेसी कैसे संपर्क किया या आपने संपर्क किया? आप कैसे वहाँ से निकले कॉलेज से आप बॉर्डर तक? रशिया ने 3 गांव बताया था खार्किव का कि वहाँ पे अटैक नहीं होगी, तो हम लोग किसी तरह से पहले वहाँ मूव किए। वहाँ पे मूव करने के बाद वहाँ भी मैंने देखा आसपास में सेल्स तो गिरी ही हुई थी, तो हमें लगा कि यहाँ पे रहना भी सेफ़ नहीं है। किसी तरह से हम लोगों ने, मतलब जब से वॉर स्टार्ट हुई तब से हम लोग बस का इंतज़ाम कर रहे थे, पर ये मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फ्यूल्स, एक तो फ्यूल्स का कारण था, दूसरा कोई ड्राइवर रेडी नहीं हो रहा था। फ्यूल थे नहीं, फ्यूल नहीं होने के कारण आप तो आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को वेस्टर्न साइड जाने के लिए बॉर्डर के आसपास करीब 1500 किलोमीटर का फासला तय करना था। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को इस संबंध को लेकर के, आप जो वहाँ से यहाँ तक आए, इस प्रक्रिया को लेकर? यही कि जो भी आप एडवाइजरी देते हो, कोई भी चीज़ आप कहते हो, तो पहले आपको रास्ता आसान बनाना चाहिए, ना कि मुश्किल। अभी लोगों का क्या है कि आप किसी जो भी निकल रहे जिस तरह से, हर किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो भी निकाल रही है। जितने भी वहाँ के हालात, जब बॉम्ब वगैरह गिराए जाते थे या मिसाइल का अटैक होता था, तो उसकी आवाज़ तो आप तक पहुँचती होगी? बिल्कुल, आवाज़ क्या पहुँचती थी, हमारे 100 मीटर के आसपास में गिरी, 50 मीटर के आसपास में गिरी है सेल्स। उनके आंखों में खौफ था, उनके आंखों में खौफ था। उनके ऊपर तो और ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि फॉरेनर्स पे वो डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं रहे थे, कहीं का भी हो चाहे फॉरेनर्स, लेकिन सिविलियंस, जो लोकल सिविलियंस है, उनके लिए तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है ना। उनको तो देखते ही मार दिया जा रहा है कई जगह पे। करीब 3 या 4 मार्च को निकला था वहाँ से उसके बाद 52 आवर्स की लॉन्ग जर्नी हुई थी बस में। कहाँ पहुँचे वहाँ से? वहाँ से खार्किव से पहले हम लोग मूव किए मोल्दोवा साइड से होते हुए कीव की रीजन से हम लोग टर्नोपिल पहुँचे विनीत्सिया होते हुए, और विनीत्सिया जैसे हम लोग पहुँचे हैं उसके अगले ही दिन विनीत्सिया पे अटैक हो गया, तो वो रास्ता भी अभी तो सेफ़ नहीं रहा। वो टर्नोपिल पहुँचे, टर्नोपिल से वहाँ पे हम लोग 4 घंटे का स्टे था नाइट में। वहाँ हम लोगों को फूड दिया गया, हमारे यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से ही थी वो फूड दिया गया। वहाँ से फिर सुबह हम लोग उठे और वापस निकल गए बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर गए, वहाँ से करीब 300 किलोमीटर बॉर्डर थी, तो हम लोग शाम हो गई थी बॉर्डर जब पहुँचे। किस देश की बॉर्डर है? रोमानिया जी। हमारी फ़्लाइट हुई और हमें वहाँ पहले शेल्टर दिया गया। शेल्टर में रहे हम लोग एक दिन तो नहीं कह सकते, 14-15 घंटे हम लोग वहाँ पे रुके। फूड्स थी, सारी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की। आफ्टर बॉर्डर नो डाउट एम्बेसी डिड देयर जॉब सो वेल, बट लेकिन जो उससे पहले यूक्रेन के अंदर है वो, वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी जो भी चीज़ अगर हम कर रहे थे अपने जान का ख़तरा उठा के खुद, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, कोई ऑप्शंस नहीं थे।